हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11th में चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सेट्स। ओके, एक्चुअली सिलेबस आपका आ चुका है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके अब चैप्टर्स फिनिश करूँगा। देखें, सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1, इसी को हम स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होता है? देखें, एक होता है कलेक्शन। कलेक्शन माने होता है कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। अगर मैं आपसे कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए कहूँ कि मैं आपसे कहूँ कि इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिख कर लेके आइए, तो आप नेम कैसे लिख कर लेके आएंगे? या तो आपको याद हो गए तो आप लिख के ले आएंगे, या फिर आप गूगल कर लेंगे और फिर उसके नेम जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के नेम है, वो आप लिख कर ले आएंगे और ये डेटा कहलाएगा। इसी को हम कलेक्शन कहते हैं, डेटा को कलेक्ट करना, दैट मीन्स कलेक्शन। ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स के नेम लिख के लाइए, तो आप लिख कर ले आएंगे जो भी आपका फेवरेट होगा। ठीक है। कोई भी डेटा, कैसा भी डेटा, मैं आपसे कहूँ प्राइम नंबर्स बताइए कौन कौन से होते हैं, तो ये भी एक डेटा है। ये सभी के सभी कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन में से निकाला गया है सेट। सेट क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन जो सभी इंडिविजुअल के लिए सेम हो। एक ऐसा कलेक्शन जो सभी इंडिविजुअल के लिए सेम हो, मतलब मैंने आपसे कहा कि आप अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स के नाम लिख कर लाइए, तो आप सभी के फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स अलग अलग होंगे। ठीक है। किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद होगा, किसी को विराट कोहली पसंद होगा, किसी को MS धोनी पसंद होगा, लाइक दैट। ठीक है। कोई भी क्रिकेट प्लेयर पसंद हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त जो क्रिकेट टीम थी इंडिया की, वो टीम के प्लेयर के नाम लिख के लाइए, तो आप, या तो आपको याद होगा तो आप बोल देंगे। ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल करके आप बता देंगे कि भाई कि सर ये है क्रिकेट टीम 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप टीम लिख कर लाएंगे तो 100% चांस है कि सभी बच्चों का डेटा सेम होगा। तो ऐसा डेटा जो सभी इंडिविजुअल के लिए सेम हो, सभी इंडिविजुअल के लिए सेम हो, तो उसे हम सेट कहेंगे। कभी कभी डेटा सेम नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको जो भी डेंजर एनिमल्स लगते हैं वो डेंजर एनिमल्स के नाम लिख कर लाइए। तो किसी किसी को डर लगता होगा शेर से, किसी को हाथी से लगता होगा, किसी को चूहे से डर लगता होगा। डेंजर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किस किस एनिमल से डर लगता है, जिससे डर लगता होगा वो डेंजर होगा उसके लिए, है ना। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर डेटा सभी इंडिविजुअल के लिए सेम है, इंडिविजुअल माने जिस किसी से भी डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, अगर सभी का डेटा सेम है तो आप कहेंगे ये सेट है, और अगर सेम नहीं है तो आप उसे सेट नहीं कह सकते हैं। तो सेट माने होता है कलेक्ट द डेटा, वेल डिफाइंड ऑफ डेटा विच इज सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है। सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही बताया गया है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में 1.1 की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सेट क्या होता है ये बताइए, सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है ये बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन? तो सेट हम कहेंगे इफ डेटा इज सेम फॉर इंडिविजुअल्स, यानी सभी के लिए डेटा अगर सेम है, सभी इंडिविजुअल्स के लिए अगर डेटा सेम है तो हम उसे कहेंगे सेट, और अगर डेटा सेम नहीं है तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो इसको डिफरेंस ऐसे आप डिफाइन करें, डेटा मस्ट बी सेम, डेटा मस्ट बी सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है। इसमें आप कलेक्शन में अगर बात करें तो कहेंगे डेटा नॉट मस्ट बी सेम, डेटा नॉट मस्ट बी सेम फॉर ऑल
इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए डेटा सेम ना हो तो भी चलेगा, नॉट मस्ट बी सेम, मतलब सेम हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन कहता है डेटा सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेटा सेम नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट में दिक्कत है। सेट कहता है कि भाई डेटा मस्ट बी सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को जज करके बताइए कि वो सेट है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और अगर सभी इंडिविजुअल्स के लिए डेटा सेम हुआ, सभी इंडिविजुअल्स के लिए डेटा सेम हुआ तो उसे हम सेट कहेंगे, और अगर डेटा सेम नहीं हुआ तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो कैसे करेंगे कलेक्ट द डेटा? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब फर्स्ट पार्ट, ये तो डिफरेंस था, डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, जो कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं वो सेट है या नहीं ये देखना है। तो डेटा हम देखेंगे उसका, डेटा अगर सभी के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम है तो उसे हम सेट कहेंगे, और सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम डेटा नहीं है तो हम उसे सेट नहीं कह सकते। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ठीक है। मैंने कहा नेचुरल नंबर, आप घर पर जाइए और नेचुरल नंबर लिख कर लाइए लेस देन 50, सभी के सभी। तो सभी के सभी बच्चे एक जैसा ही डेटा लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट 49, सभी का डेटा सेम होगा तो हम कहेंगे ये सेट है। सो दिस इज अ सेट। सेकेंड पार्ट में अगर कहें, ये कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर्स के नाम लिख के लाइए। अब जैसे कि हॉकी प्लेयर्स के नाम हम लोग को याद नहीं रहते हैं नेचुरली, ठीक है, जनरली हम लोग को याद नहीं रहते हैं। तो अगर हम बात करें क्रिकेट प्लेयर के लिए, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लें कि हॉकी प्लेयर की जगह हम क्रिकेट प्लेयर का नाम ले लें तो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है गुड क्रिकेट प्लेयर, तो गुड क्रिकेट प्लेयर बेटा हर सभी इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। मैंने कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, किसने कहा नहीं नहीं MS धोनी ज़्यादा अच्छा है। तो गुड का कोई स्केल नहीं होता है कि हम कहें कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, स्केल नहीं हो सकता इसके लिए, तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकता, ठीक है। गुड हॉकी प्लेयर सेट नहीं हो सकता है। थर्ड देखें, थर्ड कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब एक बात सुनिएगा, जैसे कि बुक जब बनाई जाती है तो ये सोचकर नहीं बनाई जाती है कि आप कोचिंग पढ़ रहे हैं या स्कूल पढ़ रहे हैं, मतलब ये सोच बनाई जाती है कि आप स्कूल में ही बैठे हुए हैं और आप कोचिंग नहीं पढ़ते हैं। तो कोचिंग के हिसाब से ना सोचिए, स्कूल के हिसाब से सोचिए। आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स के नाम अगर लिखने को कहा जाए तो आप अपनी क्लास की गर्ल्स के नाम लिख देंगे और बात खत्म, ठीक है। आप कहेंगे सर हम कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग में दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, लेकिन बुक इस बात के लिए अलाउ नहीं करती है। बुक इस बात के लिए अलाउ करती है कि आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। इन दैट केस दिस इज सेट, क्योंकि सभी बच्चे जब गर्ल्स का नाम लिख कर लाएंगे तो सभी के नेम ऑफ गर्ल्स सेम होंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है। मैंने कहा सब बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के नाम लिख के लाइए जो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स रहे हो, ठीक है। टैलेंट का भी कोई स्किल नहीं होता, किसी को जयशंकर प्रसाद पसंद होते हैं, किसी को महादेवी वर्मा पसंद है, ठीक है, तो अलग अलग तरह से हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, ठीक है। तो जिसको जिसकी जिसने जो कुछ लिखा हुआ है, पोएम लिखा है, पोइट लिखा है, ठीक है, या फिर पोएम लिखा है या फिर कोई स्टोरी लिखी है, तो जिसको जो पसंद होगा वो उसके लिए टैलेंटेड हो जाएगा। टैलेंटेड का भी कोई स्केल नहीं होता, टैलेंटेड का भी कोई स्केल नहीं होता है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है। फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद,
नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नोवेल्स हैं उन सभी के नाम लिख के लाने हैं। हालांकि ना ही मुझे हिंदी में कोई इंटरेस्ट है, ना ही आप में से कुछ लोगों को नहीं होगा, कुछ को होगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को पता होते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं। अच्छी बात है, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। अब वही बात आ गई ना, इंटरेस्ट की बात है, तो इस इंटरेस्ट का कोई भी पैमाना नहीं होता, कोई स्केल नहीं होता। वैसे ही टैलेंटेड का कोई स्किल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी नॉवेल्स के नाम लिख के लाने हैं। तो यहाँ पर ना ही टैलेंटेड का है, ना ही गुड का है, ऐसा कोई वर्ड इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसे हम सेट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सेट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं वो सभी के नाम बताने हैं, गुड नॉवेल का नाम नहीं बताना है, ठीक है। 6th पार्ट देखें, द कलेक्शन ऑफ नोवेल था ये 6th हो गया। 5th पार्ट देख लीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो बताने हैं। डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, ये भी इंडिविजुअल के हिसाब से ही डिफर होगा। किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है तो किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है, किसी को सेट थ्योरी पसंद आएगी, किसी को सेट थ्योरी पसंद नहीं आएगी। तो डिफ़िकल्ट की डेफिनेशन आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल के हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल के हिसाब से डेटा चेंज हो रहा है, इसलिए सेट की कैटेगरी में इसे इंक्लूड नहीं कर सकते। 7th पार्ट देखेंगे, ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। इन दिस चैप्टर, अब सुनिएगा, बुक ये सोचकर क्वेश्चन नहीं बनाती है कि आपके पास अलग अलग राइटर की बुक है। कोई कहेगा कि सर यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में, यही क्वेश्चन आरडी समा में भी है, ठीक है। तो आरडी समा के क्वेश्चंस अलग हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अलग हैं, तो फिर क्या ये सेट होगा या नहीं होगा। उस बच्चे के पास एनसीईआरटी है, मेरे पास आरडी समा है, तो हम लोग का डेटा अलग हो गया। लेकिन नहीं, क्वेश्चन इस यह सोच कर बनाए जाते हैं कि सभी बच्चों के पास एक जैसी बुक है, ठीक है, एक जैसी बुक है। इन दैट केस ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर मस्ट बी अ सेट, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड सेट की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तब ये डेटा सभी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो जाता है। सो दिस मस्ट बी अ सेट, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस की बात कही गई है, फेवरेट और डिफिकल्ट ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। मोस्ट डेंजरस एनिमल, सबसे खतरनाक जो एनिमल है वो हमें बताना है। तो सबसे खतरनाक एनिमल मेरे हिसाब से तो चूहा है, आपके हिसाब से पता नहीं कौन सा होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे तो चूहा डेंजर लगता है, तो ये आपका सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा हिसाब अलग है, आपका हिसाब अलग है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर अगर मैं बोलूँगा तो आपको 2, 3, 5, 7 ही बोलने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं बोल सकते आप इसके अलावा। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट आगे जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट होना चाहिए, क्योंकि इसका डेटा सभी इंडिविजुअल के लिए सेम है। ये तो हो गया सेट को पहचानने का तरीका, कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए अगर डेटा सेम रहेगा तो ये सेट कहलाएगा। अगर डेटा सेम नहीं रहेगा तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक 3। अब एक नई बात सुने, जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, ऐसा सेट थ्योरी ने कहा है। सेट थ्योरी ने कर्ली ब्रैकेट का पेटेंट करा लिया है। सेट थ्योरी ने कर्ली ब्रैकेट का पेटेंट करा लिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी डेटा लिखा जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको एक सेट दे रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये कोई सेट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट 4 डॉट 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 ए माइनस 4 डॉट 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 ए, ठीक है, 4 डॉट डॉट ए माइनस 4 डॉट डॉट माइनस 4 डॉट डॉट ए। एंड थर्ड पार्ट हमसे कह रहे हैं 12 9। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 0 डॉट डॉट ए एंड सिक्स पार्ट है हमारे पास -2 डॉट डॉट ए। ये डॉट डॉट क्या है, इसमें क्या आपको फिल करना है, आपको दो सिंबल दिए गए हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये होता है कि क्या ये एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है। ये हमारे पास ए सेट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक और नई बात सीख लीजिएगा, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट होना ज़रूरी है, कॉमा लगा होना ज़रूरी है, बाद हमारा यहाँ पर कैपिटल लेटर होना बहुत ज़रूरी है। इक्वल के बाद हमारा यहाँ पर कैपिटल लेटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट हम कहेंगे कि क्या ये 4 इसके अंदर है या नहीं है, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। यानी कि हम ऐसे बोलेंगे, क्या ये एलिमेंट इस सेट के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या ये एलिमेंट इस सेट के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका नाम है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या ये एलिमेंट इस सेट के साथ बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। क्या ये बिलोंग कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। क्या ये बिलोंग कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। क्या ये बिलोंग कर रहा है, जी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या कोई एलिमेंट किसी सेट के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू, और अगर नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा, पहले ये समझ लीजिए। सेट और कलेक्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ा, सेट को पहचानना पढ़ा हमने, और उसके बाद बिलोंग्स टू पढ़ा। कोई एलिमेंट, इन सभी को एलिमेंट कहते हैं बेटा, ये सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग्स करेगा तो बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, और अगर बिलोंग्स नहीं करेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या सिखाया जा रहा है कि किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म एंड नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, लिखने का तरीका है। किसी भी डेटा को लिखने का तरीका है, कैसे आप उस डेटा को लिख रहे हैं। जस्ट सपोज आपने कॉमा लगाकर ऐसे लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अगर आपने डेटा को कॉमा लगा कर लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और अगर आपने लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज का मतलब है, देखिएगा, लैंग्वेज का मतलब है कि x सच दैट x इज इवन पॉजिटिव नंबर। देखिए, ये भी इवन पॉजिटिव नंबर है, ये भी इवन पॉजिटिव नंबर है, ये भी इवन पॉजिटिव नंबर है, ये भी इवन पॉजिटिव नंबर है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये आपका कॉमा लगाकर डेटा जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका एलिमेंट की फॉर्म में लिखा है, वो आपका लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है। दूसरी चीज़ एक और है कि ये देखकर आपको थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने की फॉर्मेलिटी है।
एक्स यहाँ पर नाम एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए कि एलिमेंट। अच्छा, और ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है सच दैट का, सच दैट, ठीक है, ये सिंबल होता है सच दैट का। एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज इवन पॉजिटिव नंबर, एलिमेंट सच दैट एलिमेंट इज इवन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये एलिमेंट इस प्रकार है कि एलिमेंट इवन पॉजिटिव नंबर है। इसको देखो, अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव नंबर। और अगर हिंदी बोले तो ऐसे बोलेंगे कि एलिमेंट इस प्रकार है कि एलिमेंट एक एलिमेंट इवन पॉजिटिव नंबर है, एलिमेंट इज पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर से कितनी सी बात है कि अगर आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और अगर आप डेटा को कॉमा लगा के लिख रहे हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और अगर कॉमा में लिखा हुआ है तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में यानी कि सेकेंड एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना सिखाया गया है कि रोस्टर को सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन अगर आपसे कहे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। फर्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले तो एक बात सुनिएगा कि सेट थ्योरी में कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी बात पूछी जा सकती है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई से पहले के जितने भी लेटर हैं वो बताइए, तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा ABCD आंसर, यानी कि दी गई लैंग्वेज के हिसाब से जो भी डेटा आपका आ जाए वो आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ये लोग क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x² लेस देन 25। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखें, क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ नई बातें सीखें। n होता है आपका नेचुरल नंबर, z होता है इंटीजर, ठीक है, r होता है रियल नंबर, q होता है आपका रेशनल नंबर, ओके, q होता है आपका रेशनल नंबर, n होता है नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर एंड रेशनल नंबर। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे एलिमेंट उठाइए जो नेचुरल हो, और जिनका स्क्वायर 25 से कम हो। स्क्वायर नहीं करना है, बस उनका स्क्वायर 25 से कम हो। देखो 1 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 3 का स्क्वायर 25 से कम होता है, 4 का स्क्वायर 25 से कम होता है, बस 5 का स्क्वायर 25 से कम नहीं होता है, इसलिए मैं 5 को यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सुनिएगा, ऐसे नेचुरल नंबर बताइए इनका स्क्वायर 25 से कम हो, ठीक है। थर्ड, x such that x equal to 2n, no, x is belongs to natural number such that x equal to 2n and n belongs to natural number, ठीक है। देखो हमारा जो एलिमेंट है वो भी नेचुरल है, और एलिमेंट जिस पर डिपेंड है, देखो बेटा इसका मतलब ये है कि हमारा एलिमेंट n पर डिपेंड है, 2n लिखा है ना, तो यानी n पर डिपेंड है, n भी नेचुरल है। तो यहाँ से डेटा कैसे मिलेगा, n की जगह पर नेचुरल रखो एक एक करके। मैंने 1 पुट किया, 2 1 जा 2, फिर 2 पुट किया 4 आ गया, फिर 3 पुट किया 6 आ गया, 4 पुट किया 8 आ गया, 5 पुट किया 10 आ गया, डॉट डॉट डॉट।
इस तरह से ये चलता ही चला जाएगा। x इक्वल टू 2n का मतलब हो गया है कि 2 से मल्टीपल जितने भी हैं वो सभी लिख दीजिए, जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 के मल्टीपल हैं, वो सभी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म और इसकी ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी ये थर्ड पार्ट की जगह फोर्थ पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपस की बात है। थर्ड पार्ट हमारा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज प्राइम एंड x इज ग्रेटर देन 10 लेस देन 20। ऐसे नेचुरल बताओ और ऐसे प्राइम बताओ। यानी कि हमारे पास नेचुरल भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, प्राइम भी। एक बात तो क्लियर है, जो भी प्राइम है वो सब नेचुरल तो होते ही हैं, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सभी नेचुरल भी बताने हैं और प्राइम भी बताने हैं। ठीक है, प्राइम है तो नेचुरल तो होगा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे आइए, और 10 और 20 के बीच में हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 11, 13, 17, 19, ये नंबर नेचुरल भी हैं, प्राइम भी हैं, और 10 और 20 के बीच में भी हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम। x belongs to real such that x is greater than x। ऐसा रियल नंबर बताइए। अब ये रियल क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज रियल नंबर। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, फिर भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो जान लीजिएगा रियल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं, जो भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं, वो सभी रियल होते हैं। यानी कि प्लस के, माइनस के, रूट के, डेसिमल के, फ्रैक्शन में जो भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं वो सभी रियल होते हैं। ठीक है, अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम ये कहेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकें उन्हें हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, ऐसा रियल बताइए जो अपने आप से बड़ा हो। तो भाई ऐसा तो कोई आदमी नहीं बना जो अपने आप से ही बड़ा हो। ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप के बराबर तो हो सकता है, बड़ा तो नहीं हो सकता, छोटा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दैट केस हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा कि कोई एलिमेंट है नहीं। इसका आंसर हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट है नहीं। और जब किसी क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आए कि आंसर है ही नहीं, ठीक है, तो सुनिएगा बहुत गौर से, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं को जीरो कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो हम कहेंगे जीरो पैसा है। ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी में कुछ नहीं को हम कहते हैं फाइव। कुछ नहीं को कहते हैं फाइव। जब ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जिसका कोई डेटा नहीं मिल पा रहा हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसका कोई डेटा नहीं मिल पा रहा हो, तो उसे हम फाइव कहते हैं। फाइव माने होता है खाली कर्ली ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है नल सेट या वॉइड सेट, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसका नाम होता है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। एक्चुअली ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। ठीक है, फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा कि किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका डेटा कुछ भी नहीं मिल पा रहा हो, तो आप कहेंगे वो नल सेट है, यानी कि फाइव है। ठीक है, कोई नंबर ऐसा है नहीं जो अपने आप से बड़ा हो। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज डिवीजन ऑफ 60 को डिवाइड कर सके ऐसे प्राइम, जो होता है 3 होता है 5 होता है, ये वो प्राइम है जिसको डिवाइड कर सके, है ना। 7 2 डिजिट नंबर, x is 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर such that sum of digit is 8। ऐसे नंबर जिनके डिजिट का सम 8 हो, वो नंबर को कहते हैं। तो इसका डेटा जो क्या आएगा, 71, 70, 80, 62, 26, 35, 53, 80, 44।
पार्ट देखेंगे, एक पार्ट को कहते हैं सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके जो ट्रिग्नोमेट्री जो लेटर है वो मुझे लिखने का फॉर्मूला आता है। ट्रिग्नोमेट्री की जो लेटर है वो मुझे लिखने का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन। कोई भी लेटर अगर रिपीट करे, देखो सेट थ्योरी का कहना ये होता है पहले लेटर में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, यानी अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसे आप नहीं लिख सकते हैं एन ई ई नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे वर्ड लिखेंगे, यानी कोई भी लेटर कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं लेटर ऑफ लेटर, लेटर ऑफ लेटर, ठीक है। तो बी ई टी आर, ये लेटर ऑफ लेटर हो गए सेट बनाने वाले, सभी को मैंने कॉमा लगा लिख दिया और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने इसमें आपको सेट नोटेशन रोस्टर बनाना सिखाया। तो इसके आगे